हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन पैरामेडिकल लेक्चर बाय लव कुश कुमार में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम BMLT फर्स्ट ईयर के एक नए सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लिखते हैं, हमारा जो कोर्स है BMLT फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट हम बात करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो आज का हमारा सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी है क्या, इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं। ठीक, सेकंड हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी कितनी पुरानी है, इसको कब से पढ़ाया जाने लगा, इसके बारे में लोगों ने कब से जाना। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो यदि हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की, तो माइक्रो का मतलब आप समझ रहे होंगे सूक्ष्म, है ना। और बायोलॉजी से विज्ञान, है ना। तो सूक्ष्म जीव का विज्ञान, है ना, सूक्ष्म यानी छोटे। तो माइक्रोबायोलॉजी हमारे मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच या सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों की स्टडी, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए और फंगी हो गई, कवक हो गई, इनके बारे में हम माइक्रोस्कोप के माध्यम से इन सारे सूक्ष्म जीवों के अध्ययन हम माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं। ठीक है, उसे ही हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है कि माइक्रोबायोलॉजी हमारे साइंस की एक ऐसी ब्रांच या शाखा है जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों की स्टडी, जैसे सूक्ष्म जीव जैसे हमारे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए, कवक हो गए, जीवाणु विषाणु जो भी हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी हम किसके साथ सहायता से करते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं, तब हम उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम टोटल सूक्ष्म जीव जितने हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी स्टडी हम माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव है तो उन्हें हम अपने सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सूक्ष्म जीव, है ना, कि आखिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है ना। हमारे जो सूक्ष्म जीव, हम सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं ना, तो सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जो हमारे आसपास के परिवेश पर्यावरण में पाए जाते हैं, तथा वह बहुत ही छोटे होते हैं, वह बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख पाते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, माइक्रोस्कोप की। और ऐसे कौन से जीव होते हैं, जैसे हमारा हो गया बैक्टीरिया हो गई, वायरस हो गए, है ना, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, वो और भी बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में हम उन्हीं सभी जीव, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ यहाँ पे समझा रहा हूँ, आपको लास्ट में इसकी नोट मिल जाएगी कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, सूक्ष्म जीव क्या है। ठीक है, तो ये थे। इसके बाद हम बात करते हैं, तो सूक्ष्म जीव की हम बात करें ना, तो सूक्ष्म जीव हमारे पर्यावरण में या हमारे आसपास कई तरह के पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव लाभदायक होते हैं ना, कुछ रोग फैलाते हैं, तो कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। यदि हम हानिकारक की बात करें तो जैसे बैक्टीरिया, वायरस हो गए, इनसे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं,
जैसे कि हमें बुखार हो गई, सीजनिंग फीवर हो गया, प्लेग हो गई, मलेरिया हो गई, निमोनिया हो गई। इस प्रकार की बीमारी हमें सूक्ष्म जीवों से एक से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, होती हैं। ठीक है, हम बात करते हैं लाभदायक सूक्ष्म जीवों की। तो लाभदायक सूक्ष्म जीव भी बहुत पाए जाते हैं हमारे पर्यावरण में। जैसे कि एंटीबायोटिक बनाने के लिए भी कई सारे सूक्ष्म जीवों को उपयोग किया जाता है। आप दही खाते होंगे तो आप कभी ने माइक्रोस्कोप में देखा होगा, उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं ना। और जो पनीर होती है उसमें भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उसको सॉरी क्या बोलते हैं, पनीर बनाने के लिए, उसको फाड़ने के लिए दूध को, उसमें भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, और दवाइयों के क्षेत्र में हो गया, कृषि के क्षेत्र में हो गया, जिसे आप उसके साइनोबैक्टीरिया के नाम से नहीं सॉरी नील ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, नीले हरे शैवाल से। वो हमारे जो भूमि होती है उसके उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं ना। वो भूमि के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे सूक्ष्म जीव के बारे में कि सूक्ष्म जीव बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम अपने सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, कवक आदि। ठीक है, और सूक्ष्म हमारे पर्यावरण में कई तरह के पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की। ठीक है, बात करते हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने 17वीं शताब्दी में अपने द्वारा बनाई गई माइक्रोस्कोप द्वारा सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया तथा उनके बारे में डिटेल से बताया। ठीक है, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव के बारे में बात की। ठीक है, इन्होंने खुद माइक्रोस्कोप बनाई थी, उसके सहायता से सूक्ष्म जीवों के बारे में स्टडी की, विस्तार से जानकारी ली, फिर उसके बारे में बताया, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो अब हम बात करते हैं ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, कि जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है उसे कितने भागों में बांटा गया है, इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, या फिर इसके क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं, इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी है इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट हमारी होती है प्योर माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, सेकंड होती है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर फिर सब टाइप होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्योर माइक्रोबायोलॉजी। तो जो हमारी प्योर माइक्रोबायोलॉजी है इसके अंतर्गत हमें सिर्फ जो हमारे वायरस, बैक्टीरिया हैं उनके बारे में बताया जाता है, उनके डिटेल से स्टडी कराई जाती है, उनके विकास, संरचनाएं, कार्य, इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की। तो जो हमारी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है इसके अंतर्गत आप जैसे समझ रहे, अप्लाइड मतलब कहीं पे अप्लाई करना है ना, तो उपयोग करना। ठीक, तो इसके अंतर्गत हम अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों को उपयोग करते हैं। कैसे? जैसे कि हम एंटीबायोटिक बनाना हो गया, किसी भी प्रकार की दवाई बनाना हुआ, कुछ भी बनाना हुआ, इसके भी कई क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत इसका हम उपयोग बोले तो उसके लिए करते हैं। इसका बेनिफिशियल मतलब अपने लाभदायक क्षेत्रों में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इनके सब टाइप के बारे में। फर्स्ट बात करेंगे हम प्योर माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्योर माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया प्योर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कि इसके अंतर्गत हमारे जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, पैरासाइट होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक, तो हमारी फर्स्ट आती है बैक्टीरियोलॉजी, अर्थात बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत हम बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करते हैं ना। इसमें हम बैक्टीरिया के बारे में क्या अध्ययन करते हैं? बैक्टीरिया का विकास हो गया, बैक्टीरिया की संरचना हो गई। ठीक है,
बैक्टीरिया के विकास, संरचना, कार्य, ठीक है, उसकी पहचान, वर्गीकरण, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक, फिर हम बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया है ना, यह मानुष पर, अन्य जीवों पर तथा पर्यावरण में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यह किस प्रकार हमें लाभ पहुंचाती है तथा किस प्रकार हानि पहुंचाती है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो यह किसके बारे में बात करते हैं, बैक्टीरियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सेकंड आता है हमारा वायरोलॉजी। तो इसके अंतर्गत हमारे जितने भी वायरस होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, कि वायरस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, वायरस का वर्गीकरण क्या है, इनका विकास कैसे होता है, इनकी जीवन चक्र क्या है ना, लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। जितनी भी सारी चीज़ हैं संपूर्ण डिटेल हम वायरोलॉजी के अंतर्गत वायरस की संपूर्ण स्टडी करते हैं। ठीक, फिर वही चीज़ है कि वायरस हमें किस तरह से लाभ पहुंचाते हैं, किस तरह से हानि पहुंचाते हैं, चाहे पर्यावरण हो चाहे हमें हो। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करते हैं। ठीक, फिर हम बात करते हैं पैरासाइटोलॉजी। ठीक, यदि हम बात करते हैं पैरासाइटोलॉजी के बारे में, तो इसके अंतर्गत हमारे जितने भी परजीवी आते हैं, ठीक है, जैसे क्या हो गया हमारा, यदि हम परजीवी की बात करते हैं तो हमारा प्रोटोजोआ होगा और हेलमिंथीज हो गए। इस प्रकार के जितने भी पैरासाइट होते हैं इनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं। इनका कार्य क्या है, इनकी संरचना क्या है, इनका लाइफ साइकिल, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये किस प्रकार से हमें लाभ पहुंचाते हैं, किस प्रकार हमारे किस तरह से हानिकारक है, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। टोटल इसमें हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो पैरासाइट है, जो परजीवी है, ठीक है, उनका हम कंप्लीट स्टडी इसके अंतर्गत करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इम्यूनियोलॉजी। तो जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इसमें हम टोटल प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में बात करते हैं कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है, ये किस प्रकार से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, और इसके लिए कौन से बैक्टीरिया वायरस हानिकारक है, कौन से लाभदायक है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। फिर बात करते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसके अंतर्गत फिर से हमारे यदि इनमें से कुछ ऐसे हैं टॉपिक जो छूट जाते हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, और एक हमारा रह जाता है फाइकोलॉजी। इसमें हमारे जो फंजाई होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनके संपूर्ण डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट ब्रांच है प्योर माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम 6 टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इसको 6 सब हेडिंग में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, फाइकोलॉजी। ठीक, फिर हम बात करते हैं पैरासाइटोलॉजी, इम्यूनियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इतने सब टाइप में इसको डिवाइड किया गया। ठीक है, इसके बाद हम इसके सेकंड ब्रांच के बारे में बात करते हैं। कौन सा, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो हमारी सेकंड ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, बात करते हैं हम अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की। ठीक, तो जो हमारी अप्लाइड बायोलॉजी है उसके अंतर्गत हम जो सूक्ष्म जीव है उनका उपयोग व्यावसायिक क्षेत्र, कृषि तथा मेडिकल क्षेत्र में उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि अप्लाइड है तो इसके द्वारा इसको उपयोग हम करते हैं। तो किस क्षेत्र में करेंगे, व्यावसायिक क्षेत्र में करेंगे। फिर हमारा मेडिकल क्षेत्र हो गया, हमारा कृषि क्षेत्र हो गया। ठीक है, इन चीज़ों में हम इनका उपयोग करते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं अपना मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। ठीक है, यदि हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम सूक्ष्म जीवों के द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले पैरासाइट, है ना, रोग उत्पन्न वाले पैरासाइट का पता लगाते हैं तथा मानव शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे एड्स, कैंसर, टीबी आदि इन बीमारियों को पता लगाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। ठीक, फिर हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, यदि हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का, तो इसके अंतर्गत हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपयोग फार्मास्यूटिकल में प्रोडक्ट बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया एंटीबायोटिक हो गई, वैक्सीन हो गया, विटामिन हो गई, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक, फार्मा यानी दवाइयों के क्षेत्र में इनका उपयोग है ना।
सेकंड हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल। ठीक, तो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी या उपयोग इसमें प्रोडक्ट बनाने के लिए करते हैं, प्रोडक्शन के लिए। जैसे में कोई प्रोडक्ट बनाना होगा तो उसको हम किस तरह से सुरक्षित रखेंगे, ठीक है, लंबे समय तक उसे किस तरह हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक, या फिर किसी प्रकार की नई वैक्सीन बनाना हो गया, कोई नई सामग्री बनाना हो गया, तो उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपना फूड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग तथा सूक्ष्म जीव जो हमारे जो भोजन होता है, भोज्य पदार्थ, उसको नष्ट करने वाले माइक्रोस्कोप के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तथा भोजन में जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं उनमें संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया एंड वायरस का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग तथा अध्ययन व्यावसायिक तौर पर करते हैं। जैसे कि व्यवसाय के क्षेत्र में हो गया, कृषि क्षेत्र में हो गया, मेडिकल क्षेत्र में हो गया। ठीक, इसके बाद इसके हमारे इसको 4 सब डिवीजन पार्ट में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इसका उपयोग हम बीमारियों को पता लगाने तथा इन सारी चीज़ों में उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फार्मा, इसमें हमारी जो वैक्सीन हो गई, वैक्सीन हो गई, एंटीबायोटिक हो गई और विटामिन इनको बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हम प्रोडक्ट बनाने को, उनको संरक्षित करने, उनको ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अपना फूड माइक्रोबायोलॉजी, तो इसके अंतर्गत जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं, तो जो उनमें संक्रमण फैलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तथा हम भोज्य पदार्थ को माइक्रो सूक्ष्म जीव की सहायता से किस तरह लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के इतिहास के बारे में। तो अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी है उसके हम इतिहास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि माइक्रोबायोलॉजी के बारे में कब से पढ़ा जाने लगा, उसके बारे में कब से लोगों को डिटेल में जानकारी मिली। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई। हमारी जो माइक्रोबायोलॉजी है, बायोलॉजी है, इसकी 17वीं शताब्दी में शुरुआत हुई। एंटनी वान ल्यूवेनहोक ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया और सूक्ष्म जीवों के अध्ययन की शुरुआत हुई। ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट एंटोनी वान ल्यूवेनहोक हैं, उन्होंने 17वीं शताब्दी में सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। ठीक, और इसका सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया। ठीक है, इसके बाद 19वीं शताब्दी में लुईस पास्चर ने रोगाणु का सिद्धांत दिया। ठीक है, और एक और सिद्धांत पहले से, स्वतः स्फूर्त, इस सिद्धांत को उन्होंने गलत साबित किया। स्वतः स्फूर्त पीढ़ी सिद्धांत को उन्होंने गलत साबित किया। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है हमारा 20वीं शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म व सूक्ष्म जीवों का, इनका उपयोग व्यवसायिक उद्योगों के क्षेत्र में किया जाने लगा। ठीक है, जिसके कारण सूक्ष्म जीवों का अध्ययन और एक विषय, बहुत शक्तिशाली विषय बन गया है, जिसके बारे में लोगों को पढ़ना तथा उसके बारे में जानकारी में खास रुचि दिखाई। ठीक है, अब इसके बाद फिर से बात करते हैं 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के बारे में, कुछ बातें कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक में, है ना, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं 1665 के बारे में, कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्रूड माइक्रोस्कोप से कोशिका की खोज की। ठीक है, तथा उन्होंने इसका नाम कोशिका दिया। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं 1670। यदि हम बात करें 1670 में, तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने उच्च गुणवत्ता वाले लेंस बनाए। ठीक है, 1670 में साइंटिस्ट एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने उच्च गुणवत्ता वाले लेंस बनाए। ठीक है, और पानी में बैक्टीरिया की खोज की, है ना, पानी में बैक्टीरिया की खोज की, जैसे प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म जीवों की खोज की। ठीक है, इन्होंने इसे पहली बार देखा। तो हम बात करते हैं कि सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की सहायता से, क्रूड माइक्रोस्कोप की सहायता से सेल की खोज की तथा कोशिका का
नाम दिया, उसे कोशिका का नाम दिया। इसके बाद 1670 में एंटनी वान लीeuwenhoek ने उच्च गुणवत्ता वाले लेंस बनाए, जिसकी सहायता से उसने पानी में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म जीवों को पहली बार देखा। ठीक है, जिसके कारण एंटनी वॉन लीeuwenhoek को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारी शुरू हो जाती है 19वीं शताब्दी। तो 19वीं शताब्दी में बात करते हैं हम 19वीं शताब्दी के बारे में। तो 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में लुईस पाश्चर ने एक सिद्धांत दिया। ठीक है, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? उन्होंने रोगाणु जनन का सिद्धांत दिया। ठीक है, रोगाणु का सिद्धांत दिया। कब दिया? 1900 में ना। कौन सा सिद्धांत? रोगाणु, है ना। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि जो रोगाणु होते हैं वो रोग का कारण बनते हैं। ठीक है, तो जो बीमारी होती है वह रोगाणु के द्वारा ही फैलती है। ठीक है, और इन्होंने इसके बारे में पहले बताया कि जो स्वतः स्फूर्त पीढ़ी सिद्धांत था उसका खंडन किया। ठीक है, फिर लुईस पाश्चर ने 19वीं शताब्दी में इसके बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में भी और कई महत्वपूर्ण चीज़ें बताएं, जैसे कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग, बैक्टीरिया के विकास, उसके रोग, उसकी पहचान के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, इसके बाद फिर 19वीं शताब्दी में रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया के बारे में और कई बातें बताई। 19वीं शताब्दी में एक नए साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट कोच ने, जिन्होंने बैक्टीरिया के बारे में कुछ और चीज़ें बताई, जैसे कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग, बैक्टीरिया की पहचान, बैक्टीरिया किस प्रकार के होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया। ठीक है, इसकी बात शुरू हो जाती है हमारी 20वीं शताब्दी। तो हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी के बारे में। तो हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी में। तो जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी रही उसकी 20वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो 20वीं शताब्दी में एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, इन्होंने पेलिसिन एंटीबायोटिक का खोज किया, उसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, तो ये थी इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो फर्स्ट आज हम बात कर लेते किन किन टॉपिक के बारे में बात की एक बार फिर से। ठीक है, इसके बाद आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। तो फर्स्ट हमने बात की वायरोलॉजी के बारे में, सेकंड हमने बात की ब्रांच के बारे में, इसके बाद हमने बात की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो हमने बात की माइक्रोबायोलॉजी। तो हमने बताया कि माइक्रोबायोलॉजी हमारे साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों की स्टडी माइक्रोस्कोप की सहायता से करते हैं। ठीक है, जिसमें हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव हमारे वातावरण में पाए जाते हैं और वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम अपने सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यदि हम बात करें सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, है ना, ये सारी चीज़ें सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे बैक्टीरिया में कई तरह के होते हैं, कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ब्रांच के बारे में। तो इसके ब्रांच में हमने दो मोस्ट टॉपिक बताए। ठीक है, नंबर फर्स्ट थी हमारी प्योर माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, नंबर हमारी सेकंड थी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, हमने प्योर के अंतर्गत 5 टॉपिकों के बारे में बात की। ठीक है, सबसे पहले हमारा बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी और वो होता है इम्यूनियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, है ना, इनके बारे में हमने बात की। ठीक है, इसमें हमने बात की
कि उसके हमारा अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हमने मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की बात की और इंडस्ट्रियल, फार्मास्यूटिकल और फूड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात की। ठीक है, फिर हमने हिस्ट्री के बारे में बात की। ठीक है, कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। इसकी हिस्ट्री 17वीं शताब्दी में शुरू हुई एंटनी वान लीeuwenhoek के द्वारा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी जिनके बारे में हमने पढ़ा। यदि इन चीज़ों में कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। बाकी आपको लास्ट में अभी वीडियो के लास्ट में नोट्स मिल जाएगा, जहाँ से आप अच्छे से इन चीज़ों को डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, और अपनी नोट्स बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ समझाने के उद्देश्य से बोर्ड में लिखा, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो इसमें सारी चीज़ें लिखी नहीं जा सकती। इसमें कुछ मेन हेडिंग लिख के हम सिर्फ समझा सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको नोट्स मिल जाएगा, जहाँ से आप लिख सकते हैं और अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। थैंक यू। तो अभी हमने आपको माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बोर्ड में समझाया। ये उसकी नोट्स है, यहाँ से आप देख के और अच्छे से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट हमने इसमें सूक्ष्म जीव के बारे में बात की कि सूक्ष्म जीव क्या है। ठीक है, जहाँ पे उसके हानिकारक और लाभदायक दोनों चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने 17वीं शताब्दी के बारे में बात किया। एंटनी वान लीeuwenhoek ने, जिन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक, इसके बारे में। फिर हमने ब्रांच के बारे में बात की, जिसमें हमने 2 ब्रांच पढ़ी, एक प्योर और एक अप्लाइड। ठीक है, फिर उसके हमने सब हेडिंग के बारे में बात की, फिर उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करते हैं प्योर माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। ठीक है, जो उसके ब्रांच है उनके बारे में, उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। प्योर में फिर हम बात करते हैं बैक्टीरियोलॉजी के बारे में। ठीक है, उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। वायरोलॉजी के बारे में, फिर पैरासाइटोलॉजी के बारे में, इम्यूनोलॉजी के बारे में और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में लिखी हैं। इसके बाद हम सेकंड ब्रांच के बारे में बात करते हैं, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो जो हमारा अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इसके बारे में हमने बताया। फिर इसके 4 ब्रांच हैं। फर्स्ट है हमारा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, सेकंड है फार्मास्यूटिकल, इसके बाद है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और फूड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। ठीक, 17वीं शताब्दी से हम बात करते हैं एंटनी वान लीeuwenhoek के बारे में और सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार। ठीक है, इसके बाद 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के बारे में बात करते हैं। फिर 19वीं शताब्दी के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी के बारे में। ठीक है, कि जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी है उसका 19वीं शताब्दी में क्या इतिहास रहा। ठीक है, फिर 20वीं शताब्दी। ठीक है, तो इसमें जितनी भी शताब्दी थी जो इसका इतिहास रहा, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, पढ़ के लिख सकते हैं। और यदि कोई चीज़ छूट गई हो, मिस हुई, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।